हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट हुई में स्वागत है। तो आप जानते हैं जैसा कि एजुकेशन सेंटर न्यूक्लियस एजुकेशन सेंटर की जो कोचिंग है वो बंद हो चुकी है अभी इस महीने के लिए, क्योंकि 11th का सिलेबस समाप्त हो चुका था। तो हम लोग 12th की सिलेबस 1 मार्च से, जैसा कि हम बताए थे आपको, 1 मार्च से स्टार्ट किया जाएगा 12th का सिलेबस। लेकिन उसके पहले हम लोग 20 फरवरी से आज हम लोग 12th का सिलेबस ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज हम लोग एक चैप्टर जब फुल अपलोड हो जाएगा तो फिर हम दूसरे सब्जेक्ट का एक चैप्टर फुल अपलोड करेंगे। जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके थे, लगभग 10 दिन पहले हम लोग वो सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग विलियन, फर्स्ट चैप्टर जो था विलियन हम पढ़ाए थे आपको, जिसमें 2 लेक्चर अपलोड हुआ है और फिर पर्सनल रीजन के कारण वीडियो अपलोड नहीं हुई है। तो आज नए सिरे से हम लोग मैथ का फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टडी करेंगे। फिर मैथ के बाद एक चैप्टर के बाद से फिर हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर देखेंगे, स्थिर वैद्युत की। फिर हम लोग उसके बाद से इंग्लिश का एक चैप्टर देखेंगे, फिर बायोलॉजी का एक चैप्टर देखेंगे अलग अलग सर के द्वारा, या हम ही जानते हैं आप लोग जैसा कि मैं ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाऊंगा, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बाकी आज हम लोग देखते हैं कि हमको 12th में मैथ क्या क्या पढ़ना है, और ये वीडियो सीबीएसई स्टूडेंट, यूपी बोर्ड स्टूडेंट, अदर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट सभी के लिए होगी। और इसके जितने भी नोट्स आपको जानते हैं, नोट्स आपको लिंक में दे दिया जाएगा, क्योंकि मैथ का थ्योरी वाला नोट्स अगर चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा। तो इंग्लिश मीडियम में ये क्लासेस चलेंगे, इंग्लिश मीडियम में। तो हम लोग देखते हैं मैथ का सिलेबस। क्लास 12th मैथमेटिक्स। तो 11th के बजाय, 11th में तो एक ही पार्ट में था दोनों, 12th का जो मैथ है वो 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 1 में सबसे पहला चैप्टर आपको मिलेगा, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। फिर दूसरा चैप्टर मिलेगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। फिर तीसरा चैप्टर मिलेगा आव्यूह, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स। फिर चौथा मिलेगा सारणिक। फिर 5वां चैप्टर मिलेगा आपको सांत्यता एवं तथा अवकलनीयता। फिर 6वां चैप्टर मिलेगा आपको अवकलज। क्या मिलेगा? अवकलज के अनुप्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग। ये आपके फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट पार्ट में इतने चैप्टर हैं। फिर आपको पार्ट सेकंड में 7th समाकलन मिलेगा। फिर समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो समाकलन के अनुप्रयोग। फिर आपको 9वां चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मिलेगा अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर 10th चैप्टर आपको मिलेगा सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित। फिर आपको 11th मिलेगा त्रिविमीय ज्यामिति, थ्री डायमेंशन ज्यामिति, ज्योमेट्री। 12th मिलेगा आपको रैखिक प्रोग्रामर, लिनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामर। और लास्ट चैप्टर मिलेगा आपको प्रायिकता। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग कुछ के बारे में जानते हैं, कौन इंपॉर्टेंट है, कितने का 11th से लिंक है, और किसमें बच्चों को दिक्कत होती है, कौन आसानी से हो जाता है, और कितने कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट है। क्योंकि हम लोग यूपी बोर्ड के सिलेबस के अनुसार देखेंगे, सीबीएसई में भी यही चीजें हैं, बट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए, 11th में भी हमने पढ़ा था संबंध एवं फलन। पहला चैप्टर था समुच्चय, दूसरा था संबंध एवं फलन। तो वहां से ये चीजें डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। और आज चूंकि हम स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में बताएंगे। और अगर आप लोग 11th का नहीं पढ़े हैं, डायरेक्टली 12th में आए हैं, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। वैसे कुछ वीडियो तो हमने अपलोड भी किया है, वीडियो चैप्टर 11th के कुछ चैप्टर जैसे प्रायिकता हो गया, सीमा अवकलज हो गया, और ये संबंध एवं फलन पे कुछ टॉपिक्स हमने वीडियो अपलोड किया है, और इस बार नए सिरे से अपलोड भी करना है 11th में भी। अब रही बात दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो ये त्रिकोणमितीय फलन जो चैप्टर था 11th में उससे कनेक्टेड है थोड़ा बहुत।
तो ये दोनों चैप्टर से आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। ये फलन में आते हैं, इन दोनों से आपको किसमें मिलेंगे सब 10 मार्क्स। फिर आव्यूह सारणिक दोनों एकदम नया है, किसी से कनेक्टेड नहीं है, सबसे आसान है और इससे आपको मिलेगा 15 नंबर। सांत्यता अवकलनीयता चैप्टर जो लिमिट बताए हैं, जो सीमा अवकलज पढ़ाए थे उससे कनेक्टेड है। अगर वो आपको नहीं समझ में आएगा सीमा क्या होता है तो इसमें दिक्कत होगा, यानी जो बच्चे 11th में नहीं पढ़े होंगे उनको दिक्कत हो सकता है इस चैप्टर में। तो ये आपका 11 से कनेक्टेड है। अब सांत्यता अवकलनीयता, अवकलज का अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन का अनुप्रयोग और अवकल समीकरण, ये सभी जो होते हैं फलन में आते हैं और इससे आपका कितना मार्क्स है 44 मार्क्स। कितना मार्क्स है 44। अब देखिए सदिश बीजगणित जो था, जो आप 11th में हमने फिजिक्स पढ़ाया था आपको, ए क्रॉस बी, ए डॉट बी, यूनिट वेक्टर, उसमें यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, एकदम सेम टू सेम वही चीजें हैं। कुछ क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, बाकी अगर आप 11th में फिजिक्स में अगर इसको क्लियर रखे हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। त्रिविमीय ज्यामिति थोड़ा सा नया है, ज्यामिति जो 10th में पढ़े थे उससे थोड़ा सा ये हटकर है। 3 डायमेंशनल, उसमें 2D ज्योमेट्री था। तो ये दोनों आपका एक साथ आएंगे सब 15 मार्क के। कितने मार्क के 18 मार्क से। रैखिक प्रोग्रामन 11 से कनेक्टेड है, वो जो था लीनियर इनइक्वालिटी था, रैखिक समीकरण थे, उससे ये लिंक है थोड़ा बहुत, इससे आएगा 5 नंबर। और प्रायिकता सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 11th की प्रायिकता अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपका ये वाला टॉपिक नहीं हो पाएगा। प्रायिकता मैंने इस YouTube चैनल पे अपलोड किया है, उससे आप लोग पहले देख लीजिएगा, 11th का क्लियर कर लीजिएगा, तब हम लोग प्रायिकता पढ़ेंगे। इससे आपका आएगा 8 मार्क्स का। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको यही दिख रहा होगा 44 मार्क्स, क्योंकि फिजिक्स में कुछ डेरिवेशंस हैं तो वो इसके विदाउट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। अवकलन समाकलन मैथ के बच्चों को आना बहुत ही जरूरी है, मैथ क्या बायोलॉजी के बच्चों को भी आना जरूरी है। इसीलिए 11th के फिजिक्स में कुछ इसके फार्मूले पढ़ाए जाते हैं और लगाने का तरीका ही बताया जाता है। तो आज की हमारी टॉपिक जो है वो फर्स्ट चैप्टर है संबंध एवं फलन। इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स लगाएंगे हम लोग। थ्योरी प्लस एग्जाम्पल। देखिए जितना भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसके पहले थ्योरी बताया जाएगा, अन्य कोचिंग सेंटर्स के जैसा नहीं, हम पहले उसकी एकदम थ्योरी पढ़ेंगे विधिवत। अगर थ्योरी हमारा क्लियर है तो हम सवाल लगा सकते हैं, अगर हमारी थ्योरी नहीं क्लियर है, डायरेक्ट 1.1 का पहला क्वेश्चन लगाने लगे, कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा आपसे। तो हम लोग जानेंगे संबंध एवं फलन, यानी चैप्टर फर्स्ट जो है स्टार्ट आज हो जाए। ओम गणेशाय नमः हो जाए इसका चैप्टर फर्स्ट। क्या है संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा 11th से चीजें क्या हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्लो चार्ट, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको। तो देखिए 2023 में कुछ सिलेबस चेंज हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, जितनी भी एनसीईआरटी की पुरानी बुक है आप उसको मत लीजिए किसी से, ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, बट आपको एक एनसीईआरटी की न्यू बुक लेनी पड़ेगी क्योंकि न्यू सिलेबस चेंज हुआ है। तो पहले सिलेबस में इसमें क्या क्या टॉपिक थे इसके हम लोग फिर फ्लो चार्ट देखते हैं चैप्टर का। 4 एक्सरसाइज था, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और एक तो विविध रहता है मिसकेलेनियस। 1.1 में हमको क्या पढ़ना था, फलनों के प्रकार, टाइप ऑफ फंक्शन, फलनों के प्रकार। फिर था नहीं, पहले संबंधों के प्रकार है क्योंकि संबंध हमारा पहले है, पहले में है संबंधों के प्रकार, फिर है फलनों के प्रकार, तुल्यता, फिर उसके बाद से है ये संयोजन, फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन। तो फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। और चौथा था द्विधारी संक्रियाएं, द्विधारी संक्रियाएं। ये चैप्टर का फ्लो था पहले के हिसाब से, बट न्यू पैटर्न के हिसाब से केवल ये दोनों है, ये और ये कैंसिल हो गया, बट हम सबकी थ्योरी पढ़ लेंगे। ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्सिबल फंक्शन, इसकी भी थ्योरी पढ़ेंगे, और द्विधारी संक्रियाएं जो है बाइनरी ऑपरेशंस, उनको भी बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो आप आगे अगर आप जा रहे हैं 12th के बाद मैथ ले रहे हैं आप, तो उसमें आपको बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि यही सब इससे ही आते हैं सब। ये चैप्टर आपको समझ में आना चाहिए, सेट और जो 11th में था तो सेट से कनेक्टेड चैप्टर है। तो ये चीज हम लोग बस थोड़ा सा थ्योरी जान लेंगे, जिसको मन करेगा देखेगा, जिसको मन करेगा नहीं देखेगा। वीडियो में ऑफलाइन कोर्स में नहीं पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन में पढ़ा देते हैं। अब क्या है कि हमको केवल 2 चैप्टर पढ़ना है, संबंधों के प्रकार और फलनों के प्रकार। ये चैप्टर का फ्लो है।
इसमें अब हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम थोड़ा 11th का थोड़ा बता दें आपको। सबसे पहले संबंध क्या होता है, तो संबंध से जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा समुच्चय क्या होता है। समुच्चय मतलब सेट क्या होता है। तो सेट क्या होता है, सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट, ठीक है, वस्तुओं के वेल डिफाइंड मतलब कि सुसंगठित संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। सुसंगठित मतलब कि सबके लिए सेम, जैसे हम कह रहे हैं कि प्रथम 5 विषम संख्याएं, प्रथम 5 विषम धनात्मक संख्या बोल रहे हैं, धनात्मक संख्या। तो किसी के भी लिए अगर हमको ये बात कहें प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 यही होगा, प्रथम 5 यही ना है। किसी के लिए थोड़ा ना बीच में 4 आ जाएगा, 4 तो और इवन नंबर है, तो ये वेल डिफाइंड है। बट अगर हम ये कहें कि किसी 5 बेस्ट क्रिकेटर बोल दें, किसी 5 बेस्ट क्रिकेटर बोल दें हम, तो ये तो सबके लिए अलग अलग हो गया। मान लीजिए किसी के लिए विराट कोहली, किसी के लिए रोहित शर्मा, किसी के लिए रैना, किसी के लिए युवराज सिंह, किसी के लिए और कुछ भी, तो ये तो अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, तो ये सेट नहीं कहलाएगा। तो सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट। वेल डिफाइंड मतलब सबके लिए एक ही चीज होना चाहिए। तो एक प्रकार का सेट समझ गए आप लोग, सेट क्या होता है 11th के बारे में। अब हम 2 सेट कर रहे हैं, 2 सेट ले रहे हैं, जैसे एक सेट हो गया और एक सेट और हो गया। जैसे क्वेश्चन के रूप में देखें आप, हमने लिख दिया यहाँ पे हम कलाकार का नाम लिख रहे हैं और यहाँ पे हम उसके पिताजी का नाम लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे हो गया अमिताभ बच्चन हो गया और यहाँ पर हो गया आपका सन्नी देओल, ठीक है। यहाँ पे हो गया हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, और ये हो गया आपका धर्मेंद्र। तो ये इसके पिता है, ये इसके पिता है। तो ये जो हम कर रहे हैं, एक सेट को दूसरे सेट से कनेक्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं संबंध। क्या बोलते हैं, संबंध। क्रमित युग्मों की संख्या, इसका इससे क्रमित युग्म आर्डर्ड पेयर, 10th में पढ़े 11th में पढ़े होंगे, आर्डर्ड पेयर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संबंध बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। अब रही बात कि संबंध तो हो गया, तो एक प्रकार से और अगर हम देखें संबंधों की संख्या, आप लोग 11 पढ़े थे 2 के पावर a इंटू बी, 2 के पावर a इंटू बी, ये संबंधों की संख्या होती है। कितने संबंध हो सकते हैं, ये भी धीरे धीरे क्वेश्चन जब कराया जाएगा तो हम बताएंगे उसमें, ये सब अगर आएगा तो प्रायिकता में तो ये आना ही आना है। अब एक सेट मान लीजिए एक लिया गया है 1 2 3 4, दूसरा सेट लिया गया है 2 3 4 5, मान लीजिए 1 2 से कनेक्ट है, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से कनेक्ट है। तो इसके रिलेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं r 1, 2, 2, 3, 3, 4 और 4, 5। ये कौन सा रूप है, समुच्चय। जो ये रिलेशन होता है वो भी एक प्रकार का समुच्चय होता है। ये समुच्चय है रोस्टर रूप। कौन सा रूप, रोस्टर रूप। जब पूरा अवयव को लिख दिया जाता है तो उस रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1 से 2 यानी प्लस 1 जोड़ने पर मिला है, इसमें 1 जोड़ने पर 3 मिला है, इसमें 1 जोड़ने पर 4 मिला है, 4 में जोड़ने पर 5 मिला है। यानी कि इसके अवयव को हम लोग x से लिखते हैं, इसके अवयव को एक y से लिखते हैं, और ये मान लीजिए समुच्चय है, समुच्चय b है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x y इस प्रकार है कि जो y की वैल्यू आ रही है वो x प्लस 1 से आ रही है, यानी y का जो मान है x में 1 जोड़ने से आ रहा है, यानी y जो आ रहा है वो x प्लस 1 से आ रहा है, जहां पे y जो है एलिमेंट किसका है, b का, और x जो है किसका एलिमेंट है, a का। तो ये जो रूप लिखा गया है ये कौन सा रूप है, समुच्चय निर्माण रूप। तो हम चाहे तो इससे लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समुच्चय निर्माण रूप में एक हमको रिलेशन पता करना होता है कि दोनों के बीच कैसे कनेक्टेड है, तो ये थोड़ा आप लोग 11th में पढ़े होंगे, जानते हैं। दूसरी बात इसके बारे में अगर और हम थोड़ा देखें तो प्रांत, सहप्रांत और परिसर। परिसर मान लीजिए यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, कनेक्शन नहीं है इसका, इसको कनेक्ट नहीं किए, बस इतने कनेक्ट किए। तो प्रांत क्या होता है, समुच्चय ए का जितना कनेक्शन है जो जुड़ा हुआ है बी से, समुच्चय ए समुच्चय बी से जुड़ा हुआ है, उसे हम लोग बोलेंगे प्रांत। 1 2 3 4, बस 3 इतने एलिमेंट जुड़े हुए हैं। सहप्रांत पूरा का पूरा समुच्चय बी, पूरा का पूरा समुच्चय बी, चाहे जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, उससे मतलब नहीं है, पूरा का पूरा, यानी 2 3 4 5 6। परिसर मतलब समुच्चय बी जितना जुड़ा हुआ है ए से, यानी कि 2 3 4 5, जो खाली है उसको नहीं। तो ये भी आप लोग 11th में इसको भी पढ़े होंगे। तो अभी तक हम लोग क्या जाने, संबंध क्या होता है, सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, अवयवों के सुसंगठित या कह सकते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, संबंध बोलते हैं, सेट बोलते हैं। एक सेट को दूसरे सेट से रिलेट करना संबंध कहलाता है। संबंध को कैसे लिख सकते हैं, लिखते हैं आर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं।
रोस्टर रूप में लिख सकते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा था 11th की चीजें। अब एकदम ध्यान आप इधर लगाइए 12th की चीज पर। तो 12th की चीज क्या है? सबसे पहला हमको पढ़ना है संबंधों के प्रकार। क्या पढ़ना है? संबंधों के प्रकार। तो हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के संबंध है। स्वतुल्य संबंध, दूसरा सममित संबंध, तीसरा संक्रामक संबंध, और एक प्रकार से और कह सकते हैं तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो तुल्य को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव या आइडेंटिटी बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। और इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, और इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए स्वतुल्य क्या होता है? स्वतुल्य नाम से स्पष्ट है, अपने जैसा, अपने। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको नहीं बताया, अब बताने जा रहा हूं। जो 11th में हम लोग पढ़े थे संबंध, उसमें दोनों सेट अलग थे, एक दूसरा सेट था, एक दूसरा सेट। जैसे अभी हम बनाए थे, एक सेट में हम कलाकार का नाम लिखे थे, दूसरे सेट में हम उनके पिताजी का नाम लिखे थे। तो 2 अलग अलग सेटें थी। 12th में जितने हमको पढ़ना है उसमें दोनों सेट सेम होंगे। दोनों सेट क्या होंगे? सेम होंगे। मतलब जो सेट ए होगा वही सेट बी होगा। जैसे 1 2 3 4 5 हो गया, तो सेट बी भी यही होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही होगा। सेट ए के जैसा ही सेट बी भी होगा। तो अगर हम इन दोनों के बीच रिलेशन निकालना हमारे ऊपर है, हमसे डिपेंड कर रहा है। जैसे हम कह दिए कि 1 1 से कनेक्ट है, और 1 2 से भी कनेक्ट है, फिर 2 2 से कनेक्ट है, फिर 3 3 से कनेक्ट है, फिर 4 4 से भी कनेक्ट है, 4 1 से भी कनेक्टेड है, ऐसे फिर 5 5 से कनेक्ट है, फिर 6 6 से कनेक्ट है। ऐसे हम लोग अपने हिसाब से इसको हमने क्या कर दिया, दे दिया। तो रिलेशन क्या क्या बन के आया? 1 जो है 1 से कनेक्ट है, 1, फिर 1 किससे कनेक्ट है? 2 से भी, 1, 2, फिर 2 2 से कनेक्ट है तो 2, 2, फिर 2 किस और 3 किससे कनेक्ट है? 3 से, फिर 4 2 से है, 4 से भी है, तो 4, 2 4, 4, फिर 5 5 से कनेक्टेड है, 5, 5, और फिर 6 6 से कनेक्टेड है। ये हमारा मिला। तो ये संबंध जो है वह क्या स्वतुल्य है? ये क्वेश्चन आता है, क्या यह संबंध स्वतुल्य है? तो स्वतुल्य होने के लिए यही कंडीशन है कि अपने जैसा ही मिलना चाहिए, यानी मिरर इमेज मिलना चाहिए। जैसे 1 है तो 1 मिलना चाहिए, 2 है तो 2 मिलना चाहिए, 3 है तो 3 मिलना चाहिए। तो 1 है तो 1 मिल गया, 1 1 मिल गया, फिर 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया, 4 4 मिल गया, 5 5 मिल गया, 6 6 मिल गया। 6 एलिमेंट है, सबके मिल गया अपने जैसा। तो यह संबंध जो है स्वतुल्य संबंध है। तो इसके लिए कंडीशंस क्या है कि अगर कोई सेट है R, किस में सेट होगा? A से A में, यानी रिलेशन कोई A है A से A में, कोई रिलेशन सेट A से सेट A में इस प्रकार है कि सभी वैल्यू के लिए फॉर ऑल, इसका मतलब फॉर ऑल कि जो A, A है वह R का अवयव है। फॉर ऑल, सभी वैल्यू, अगर A है तो दूसरा भी है, उसके साथ रिलेशन है, तो इसे हम लोग बोलेंगे स्वतुल्य। सभी वैल्यू के लिए, ये नहीं कि 1 1 मिल गया, 2 2 मिल गया, नहीं मिला। समझे? जितने भी एलिमेंट होंगे सबका अपने जैसा से कनेक्शन मिलना चाहिए। प्लस एक और चीज समझने वाली बात है, अगर सभी एलिमेंट का अपने जैसा मिल गया तो उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा है उससे कोई मतलब नहीं। जैसे ये अपने जैसा मिल गया, ये अपने जैसा मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अपने जैसा मिलना चाहिए, उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है। वह फलन जो है स्वतुल्य संबंध है। तो कोई रिलेशन ए में ए इस प्रकार है कि सभी वैल्यू के लिए अगर A, A R का अवयव है तो वह संबंध कौन सा संबंध है? स्वतुल्य संबंध है। अब है सम्मित संबंध। अब कौन संबंध है? सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध अब क्या होता है? सम्मित संबंध क्या होता है? सममित यानी सिमेट्री हो, जिसमें सिमेट्री। तो इसमें केमिस्ट्री वाली सिमेट्री नहीं, जो हम बताए थे आपको 11th में सिमेट्री कि ये है बीच में से कोई प्लेन ले गए, दोनों बराबर हो गया तो सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको रोटेट किए कुछ डिग्री पर, सेम आ गया तो इसमें भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो 5 प्रकार के सिमेट्री एलिमेंट हम बताए थे आपको, तो वो वाली सिमेट्री ये नहीं है, दूसरी प्रकार की सिमेट्री है इसमें। इसमें सिमेट्री क्या है? अगर कोई एलिमेंट 1, 2 है रिलेशन में तो 2, 1 भी उसमें होना चाहिए सभी एलिमेंट के लिए। मतलब अगर A, B जो है
आर का अवयव है, एप्सिलॉन है, एलिमेंट बोलते हैं इसको, ए कामा बी आर का अवयव है। तो बी कामा ए भी अगर आर का अवयव है प्रत्येक वैल्यू के लिए, तो ये जो हमारा आर है वो क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। अगर नहीं है बी कामा ए उसका, तो आर जो है सममित नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, जैसे इस केस में देखें 1 कामा 1 है तो इसका उल्टा भी इसमें है। अब देखिए ऐसे का मतलब आप लोग सोचते होंगे कि एक ये है, एक कोरिलेशन हम दूसरा ले रहे हैं, 1 कामा 1 हो गया, 2 कामा 3 हो गया, 3 कामा 2 हो गया और 2 कामा 2 हो गया। तो आप कहेंगे कि अगर 1 कामा 1 है तो एक इसका उल्टा भी इसमें लिख लिया जाए 1 कामा 1, तो यानी आप 11th नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े हैं? क्योंकि समुच्चय में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, यानी समुच्चय में हम 2 बार अवयव को नहीं लिखते हैं और ये अवयव 2 बार आ गया तो ये गलत हो गया यहीं पर। यानी कि अगर 1 कामा 1 है तो इसका उल्टा भी इसी को ही माना जाएगा, 1 कामा 1 को ही माना जाएगा। ये 1 कामा 1 लिखे हैं तो ये मान लीजिए x का अवयव है, y का अवयव है, इसको उल्टा कर दे एक बार, 1 कामा 1 कर दिए। तो ये दोनों एक ही चीजें है ना, और 2 बार हम किसी सेट में लिखते नहीं है किसी एलिमेंट को, अगर हम यहाँ लिख दिए तो 2 बार हो गया, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। यानी कि अगर 1 कामा 1 है तो 1 कामा 1 उसका उल्टा भी उसमें है, तो ये है ए कामा बी कामा ए है। 2 कामा 3 है, 2 कामा 3 है तो 3 कामा 2 भी होना चाहिए है। 2 कामा 2 है तो 2 कामा 2 फिर से वही है, समझ रहे हैं ना। जैसे अगर वैल्यू सेम हो गई तो उसका उल्टा देखना नहीं है, वही वैल्यू हो गई। अगर वैल्यू सेम हो गई तो इसका उल्टा उसमें खोजना नहीं है, वही है वो। ठीक है, यानी कि इसमें प्रत्येक ए कामा बी के लिए बी कामा ए भी है, अतः ये आर जो है वो क्या है, सममित है। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए, इसको थोड़ा सेंस कर दिया जाए। वन कामा 1 है, इसका उल्टा है। 1 कामा 2 है तो देखिए कहीं 2 कामा 1 है क्या? 1 कामा 2 है तो देखिए कहीं 2 कामा 1 है, नहीं है, इसमें कहीं नहीं है 2 कामा 1, यही गलत। यानी ये जो है आर सममित नहीं है। क्यों सममित नहीं है? क्योंकि 1 कामा 2 तो इसका अवयव है। 1 कामा 2 रीजन क्या लिखेंगे कि 1 कामा 2 जो है आर का अवयव है, लेकिन 2 कामा 1 जो है आर का अवयव नहीं है, अतः आर सममित नहीं है। यानी अगर ए कामा बी है तो बी कामा ए भी होना चाहिए, अगर है तो सममित है, नहीं है सममित नहीं। सिंपल, इससे संत कुछ ही नहीं। अब थोड़ा इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है टीचरों को, तो ये इसको आप कह सकते हैं VIMP। वो कंफ्यूजन वाला भी क्वेश्चन अभी हम कराएंगे जो आपको बोल रहे हैं। संक्रामक नाम सुने होंगे, कोरोना आया था। कोरोना एक संक्रामक बीमारी है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति उसको फैला रहा है, तो ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है। उसी प्रकार संक्रामक, अगर ए जो है बी के साथ जुड़ा हुआ है, अब बी जो है सी के साथ उसी रिलेशन से जुड़ा हुआ है, अगर ए बी के साथ उसी रिलेशन से जुड़ा हुआ है, अब बी सी के साथ उसी रिलेशन से जुड़ा हुआ है, तो ए बी सी उसके साथ जुड़ा होना चाहिए उसी रिलेशन से। इस संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध। जैसे अगर ए कामा बी जो है आर का अवयव है और बी कामा सी भी आर का अवयव है, तो ए कामा सी भी आर का अवयव होना चाहिए। तब अगर है तो आर जो है संक्रामक है, अगर नहीं है ए कामा सी आर का अवयव नहीं है तो आर संक्रामक नहीं है। जैसे इस केस में देखिए 1 कामा 1 है, 1 कामा 2 है, यानी ए भी मिल गया। अब 2 कामा 2 मिल गया तो 1 कामा 2 है, अभी तक तो सही है। 4 कामा 2 मिल गया, 4 कामा 2, पहले आपको खोजना है ए कामा बी, जैसे यहाँ पे आप खोज दिए ए कामा बी, फिर बी कामा सी हो गया, ये सी नहीं है तो बी ही है, लेकिन सी मान सकते हैं, तो ए सी होना चाहिए, यानी 1 2 इसमें है 1 2, यानी इसके लिए लागू हो रहा है 1 2 है इसमें। 3 कामा 3 ए अलग बी अलग नहीं है, इसमें देखिए इसको ए मान लीजिए इसको बी मान लीजिए। 4 कामा 2 है,
हम मिटका का दूसरा हम लिख रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए। एक सेट हो गया 1 2 3 और एक सेट हो गया मान लीजिए 2 3 1। ये सेम सेट होता है, अभी बताया 11th 12th में सेम सेट हो गया। तो हमने 1 को 1 से कनेक्ट कर दिया, 1 को 2 से कनेक्ट कर दिया, 2 को 3 से कर दिया, 3 को 2 से कर दिया, ऐसे कुछ कनेक्शन कर दिया। तो 1 का 1 हो गया, 1 का 2 हो गया, 2 का 3 हो गया और 3 का 2 हो गया। ये आपका इतने कनेक्शन मिल रहे हैं, ये इतने रिलेशन आपको हमने बनाया है। अब देखिए, पहले तो देखेंगे सिमेट्रिक है कि नहीं, सममित है कि नहीं। सममित के लिए सेम मिलना चाहिए। 1 का 1 है, 2 का 2 कहीं नहीं दिख रहा है, 2 का 2 दिख नहीं रहा है, तो लिखेंगे कि a का a जो है वो r का अवयव नहीं है, अतः r जो है सममित नहीं है। ठीक है। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या देखना है, अगर 1 2 है तो कहीं 2 1 भी होना चाहिए, नहीं है। तो अगर a का b जो है r का अवयव है और b का a r का अवयव नहीं है, a का b 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, इसीलिए r जो है सममित भी नहीं है, सममित नहीं है। अब देखिए 1 का 2 ए बी फिर बी सी मिल गया, ए बी और बी सी मिल गया, तो ए सी भी होना चाहिए। 1 3 इसमें कहीं नहीं है, तो आर संक्रामक भी नहीं है। समझ आया। अब देखिए 3 संबंध तो आप जान गए, एक बार और बता दे रहे हैं शुरू से, फिर से उसके बाद से देखा जाएगा, क्वेश्चंस लगाया जाएगा, कुछ एनसीईआरटी के, फिर एग्जांपल्स लगाया जाएगा। तो स्वतुल्य क्या संबंध होता है कि प्रत्येक एलिमेंट का अपना मिरर इमेज मिलना चाहिए, अपने मिरर इमेज के साथ रिलेशन मिलना चाहिए। 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 जितने भी एलिमेंट हैं अपने जैसे के साथ उसका रिलेशन मिलना चाहिए पूरे वैल्यू के लिए। उसके बाद उसके एक्स्ट्रा एलिमेंट है उससे कोई मतलब नहीं है, ये उसका कंडीशन है। अगर है तो आर सममित है, स्वतुल्य, अन्यथा स्वतुल्य नहीं है। दूसरा सममित, अगर ये देखिए ध्यान से, ये एक ये अवयव है और एक ये है, अगर ये उसमें है रिलेशन में तो ये भी होना चाहिए, अगर ये है तो ये भी होना चाहिए उसमें। बस सिंपल सी बात है, अगर ये है तो ए भी उसमें होना चाहिए, यानी ए बी, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए उस रिलेशन में, तो उसे हम लोग बोलेंगे सममित संबंध बोलेंगे। तीसरा ए बी है, ये ए है माने थे, ये बी है, ए बी है, बी सी है, ए बी भी है, बी सी भी है, तो ए सी भी उसमें होना चाहिए, ए सी भी उसमें होना चाहिए, तब वो होगा संक्रामक। क्या होगा, संक्रामक। तो एक प्रकार से 60 नोट्स यहां हम लिख दे रहे हैं। ए का ए जो है आर का अवयव होना चाहिए प्रत्येक वैल्यू के लिए। अगर ए बी है तो बी ए भी प्रत्येक वैल्यू के लिए होना चाहिए। अगर ए बी के साथ जुड़ा हुआ है रिलेशन में, अब बी सी के साथ जुड़ा हुआ है रिलेशन में, तो ए सी भी होना चाहिए। अब तुल्यता संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध देखिए जो तीनों को फॉलो करता है, यानी ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, ऐसे संबंध को हम लोग बोलते हैं तुल्यता संबंध। क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध। तो जितनी भी थ्योरी थी, अभी इसमें कुछ चीजें बाकी हैं, जैसे जो 11th में पढ़े थे रिक्त संबंध, और ये क्या कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध, इसके बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा आपको। उसके बाद से फिर ये सेकेंड पार्ट की थ्योरी जो है आच्छादक, एकाएकी, 1 to 1, वो देखिए थ्योरी हम एक साथ बता रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन भी करा रहे हैं, लेकिन थ्योरी एक साथ, 4 दिन में थ्योरी, 2 3 दिन में थ्योरी, फिर उसके बाद से क्वेश्चन, ऐसे हम लोग इसको पढ़ेंगे। जैसे थ्योरी एक साथ आता है तो मजा आता है पढ़ने में, थ्योरी एक साथ पूरा पढ़ लिया गया, फिर एक एक साथ सबका क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन थ्योरी के साथ उससे क्वेश्चन भी लगवा जाएंगे। जैसे अभी मैं आज क्वेश्चन लगवा रहा हूं, फिर कल हम थ्योरी बताएंगे 1 to 1 और उसका, फिर कल कुछ क्वेश्चन लगा लिया जाएगा, फिर उसका 1.1 1.2 दोनों क्वेश्चन लगाए जाएंगे, टॉपिक वाइज एग्जाम्पल भी साथ में लगाया जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग लगा ले रहे हैं पहले एनसीईआरटी के 1.1 से, फिर एग्जाम्पल लगवाया जाएगा।
तो कुछ क्वेश्चन हम लगा लेते हैं जिससे हमको क्लियरिटी मिल जाए, इसके बारे में एकदम बढ़िया समझ में आ जाए। हाँ, पहला क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं तो फिर आपको दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। पहला एक्सरसाइज आप कर लेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, समुच्चय ए दिया है, समुच्चय दिया है 1 2 3 13 14 तक दिया है। इसमें अवयव में संबंध एक दिया है, में संबंध दिया आर इक्वल टू एक्स वाई इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये रिलेशन दिया है। अब देखिए, हम बताए हैं कि क्लास 12 में जितने भी समुच्चय होंगे वो एक ही प्रकार का समुच्चय होगा। यानी एक समुच्चय ए अगर दिया है, एक से लेके कहां तक है, अब हम लिख दे रहे हैं एलिमेंट के रूप में लिख दे रहे हैं पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, आपको कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक के अवयव को हम लोग x से लिखेंगे और एक के अवयव को y से लिखेंगे, लेकिन सेम सेट रहेगा दोनों। रिलेशन किस प्रकार है कि 3x में से y घटाने पे 0 हो जाएगा, यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। अब देखिए, यानी x की वैल्यू रखिए आप, x की वैल्यू 1 रख दे रहे हैं, तो 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, y इधर चला गया तो y की वैल्यू कितना आ गया 3, यानी 1 किससे कनेक्टेड है 3 से। पहला रिलेशन मिल गया, क्या मिला 1, 3। फिर ये रिलेशन है r। फिर दूसरा अगर हम यहाँ पे 2 रखें तो 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2 रखने पर, एक्स इक्वल टू 1 रखने पर, तो ये हो गया 6, इधर चला गया y, तो y का मान कितना निकल गया 6, यानी 2 को रखने पर कितना आया 6, यानी कि हमारा मिला 2, 6। ठीक है, अब x की वैल्यू कितना रखेंगे 3, तो 3 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 9 माइनस वाई इक्वल टू 0, माइनस चला इधर तो y इक्वल टू 9, यानी कि 3 रखने पर y की वैल्यू कितना आ गया 9, 3, 9। फिर x की वैल्यू 4 रख रहे हैं, तो 3 इंटू 4 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y चला यहाँ पे, यानी हो गया 12, तो 4 रखने पर कितना आ गया 12। अब अगर हम 5 रख रहे हैं, देख लीजिए, तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितना आ गया 15, इसमें 15 ही नहीं 14 तक ही है, यानी ये रिलेशन पॉसिबल नहीं है। यानी रिलेशन कितने मिले हमको, केवल 4। क्या किया 1, 3 2, 6 3, 9 4, 12, ये देख लिए आप, इसको हम मिटा दे रहे हैं, जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है इसकी वजह से। तो रिलेशन आपको पता चल गया क्या क्या मिला। अब इसी को देखना है आपको, स्वतुल्य है, संक्रामक है कि सममित है। तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, अगर एक है तो एक होना चाहिए रिलेशन में, जो कि यहाँ पे नहीं है। रिलेशन हमने बनाया इक्वेशन के हिसाब से, तो 1, 1 नहीं है, तो लिखोगे 1, 1 जो है r का अवयव नहीं है, या ऐसा लिख सकते हो a, जो है r का अवयव नहीं है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a, अतः जो है r जो है स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य नहीं है, r स्वतुल्य है नहीं। अब देखते हैं सममित। तो सममित के लिए अगर 1, 3 है तो 3, 1 भी होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, तो लिखोगे चूंकि 1, 3 जो है r का अवयव है, लेकिन 3, 1 जो है r का अवयव नहीं है, अतः r जो है सममित भी नहीं है, r सममित नहीं है। ठीक है, अब देखिए 1, 3 है, तो अगर देखिए हम बताए थे, एग्जाम्पल लिए थे, ये a है ये b है, तो पहले तो आप पता कर, हाँ ये माने थे हम लोग a, इसे b माने थे, a भी मिल गया। अब हमको b c चाहिए, तो c हम शायद चलिए इंक को ले रहे हैं, ये b है और ये c है, पहले खोजना है b c, पहले ये खोजना है आपको, उसके बाद आपको ये उसमें मिलना चाहिए a और c। देखिए 1, 3, 3b हो गया तो b मिल गया, b, c, ये c हो गया। तो देखिए 1, 9 है, नहीं है, इसमें नहीं है तो संक्रामक भी नहीं है, तो लिखोगे 1, 3 तो r का अवयव है, 3, 9 भी r का अवयव है, लेकिन 1, 9 जो है r का अवयव नहीं है, अतः r संक्रामक भी नहीं है। कितना मजा है क्वेश्चन में। तो अगर थ्योरी क्लियर है तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं
तो इसमें क्वेश्चन पहले लिख दे रहे हैं हम। दूसरा है पहला का दूसरा है, पहला का ही सेकंड क्वेश्चन है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, यानी नेचुरल नंबर का एक समुच्चय है और रिलेशन दिया है, समुच्चय निर्माण के रूप में रिलेशन दिया है x, y इस प्रकार है कि y है x + 5 और x की वैल्यू लेना है 4 से कम। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक, गिनती के जो अंक होते हैं, तो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक लेना है, x की वैल्यू 4 से कम है इसीलिए इतना लिए हैं। तो दूसरा सेट भी होगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, x की वैल्यू 4 से कम लेना है, ठीक है। रिलेशन ये है। r क्या क्या बनेगा, y x + 5, x की वैल्यू 1 रखें, 1 रखें, x की वैल्यू कम है 4 से, y की वैल्यू नहीं 4 से कम है, ये y होता है x होता है, ध्यान लीजिए। तो x की वैल्यू 1 रख दिए तो 1 + 5 यानी कितना निकल गया 6, यानी 1 का कनेक्शन किससे मिला 6 से, तो पहला मिल गया 1, 6। फिर हम 2 रखें तो 2 + 5 तो कितना आ गया 7, तो दूसरा कनेक्शन किससे मिल गया 7 से, तो 2, 7। फिर 3, तो 3 + 5 मतलब निकल गया आपका 8, 3, 8, तो इतने हमको रिलेशन मिल रहा है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम क्यों कहें आपको कि संक्रामक वाला कई बच्चों को समझ नहीं आता है, और जो एक क्वेश्चन लिखे थे जिसको हम मिटका दिए, आप लोग समझे होंगे सर जी क्यों मिटका है, उसको भी अभी समझा दे रहे हैं। जिस क्वेश्चन नहीं मिटका के दूसरा एग्जाम्पल दिए वहां पर उसको भी समझा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, पहले सम्मित है कि समतुल्य है कि नहीं, तो 1, 1 कहीं है नहीं, तो लिखोगे कि a, जो है r का अवयव नहीं है, अतः r तो तुल्य नहीं है। 1, 6 है, 1, 6 तो r का अवयव है, लेकिन 6, 1 कहीं r में दिख नहीं रहा है। तो देखिए ये जो है r सम्मित नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, क्या r जो है संक्रामक है? एक बार और हम आपको एक बार ये चीजें याद दिलाना चाहते हैं। मान लीजिए पृथ्वी पे 2 ही आदमी, ओनली 2 आदमी, एक आदमी को रोग हुआ, उसने दूसरे को ट्रांसफर किया, अब दूसरा तीसरे को तभी ट्रांसफर करेगा अगर तीसरा आदमी है वहां पर, समझे? तो इससे हमको पता नहीं चलेगा कि हाँ ये संक्रामक है कि नहीं। पहला दूसरे किया, दूसरा तीसरा किया, तब ना पता चलेगा संक्रामक है नहीं। अगर तीसरा ही आदमी ना हो तो कैसे पता चलेगा संक्रामक है? तो कहने का मतलब ये है, इसे हम लोग माने थे ए, इसे माने थे बी, ए बी मिला, तो पहले तो आपको बी सी मिलना चाहिए, बी सी मिलना चाहिए, तब ना आप देखेंगे कि उसमें ए सी है। अगर आपको ए बी मिल गया, बी सी चाहिए, लेकिन अगर बी सी ही नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे आर संक्रामक है। यानी 1, 6 मिल गया, ए का बी मिल गया, 1, 6 मिल गया, लेकिन कहीं 6 मिल ही नहीं रहा है 2, 7 मिल गया तो कहीं 7 है ही नहीं, फिर 3, 8 मिल गया तो कहीं 8 है ही नहीं। तो अगर ऐसा केस होता है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि आर जो है वो क्या है, संक्रामक है, संक्रामक है। तो लिखोगे 1, 6 जो है आर का अवयव है, यानी ए कामा बी जो है आर का अवयव है, लेकिन कहीं पे भी बी कामा सी है ही नहीं, बी कामा सी आर में है ही नहीं। ऐसा कैंसिल हो गया तो भी आर क्या हो गया, संक्रामक है ही नहीं। अगर होता तब ना देखते एसी है, अगर ये होता तब हम देखते एसी है कि नहीं है, लेकिन है ही नहीं, तो नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे यार संक्रामक है, सबसे आसान चीज। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन,
अब देखिए पहली बात रिलेशन क्या बनाना है कि y जो है x से कट जा रहा है, 2 जो है 1 से कट जाएगा, 2 जो है 2 से भी कट जाएगा, तो ये मिल गया 2। 1 जो है 1 से कट जाएगा, तो क्या मिला आपका रिलेशन? पहले तो सब चीज अपने आप से कटेगा, 1 1 से कट जाएगा 1 1, 2 2 से भी कट जाएगा 2 2, 3 3 से भी कट जाएगा 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, फिर 2 1 से भी कट जाएगा, ये इससे कटना चाहिए, 2 3 से नहीं कटेगा, बाकी चीज नहीं कटेगा। फिर 3 1 से कट जाएगा, तो ये वाला आप कैसे लिखेंगे? 1 3, 3 2 से नहीं कटेगा, 3 3 से हो चुका है, 3 4 से नहीं कटेगा। फिर 4 जो है 4 1 से भी कट जाएगा, 4 2 से भी कट जाएगा, 4 4 से तो लिखा ही गया है, 4 हो गया। फिर 5 5 1 से कट जाएगा, अब 5 5 से कट ही जाएगा। फिर 6 तो 6 1 से भी कटेगा, और 6 2 से भी कटेगा, और 6 3 से भी कटेगा, और 6 जो है 6 से भी कटेगा। तो इसमें क्या दिख रहा है? इतने रिलेशन बन रहे हैं, ये जितने भी इधर वाले लिखे हैं इससे कटना चाहिए, y x से कटना चाहिए। 1 1 से कट जाएगा, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, 5 5 से, 6 6 से, 2 1 से कट जाएगा, 3 1 से भी कट जाएगा, 4 1 से कट जाएगा, 4 2 से भी कटेगा, 5 1 से भी कट जाएगा, 6 1 से सब कट जाएगा। अब देखिए जितने भी हैं अपने से कटेंगे ना, जितने भी अपने हैं वो अपने से कटेंगे, यानी प्रत्येक एलिमेंट के लिए जो a है आर में एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए, प्रत्येक ए के लिए जो a जो है आर में एग्जिस्ट कर रहा है, अतः आर जो है वो क्या है? स्वतुल्य है। अब देखिए आपको मिल गया 1 2, 2 1 से कट गया, लेकिन इसमें 1 2 है कहीं? नहीं है। अपूर्ण रूप से कटना चाहिए, ये नहीं पॉइंट नहीं लेना चाहिए, पूर्ण रूप से कटना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो 1 3 है, 3 1 है नहीं, तो लिखेंगे 1 3 जो है आर का अवयव है, यानी 3 1 से तो कट जाएगा, लेकिन 1 जो है वो 3 से नहीं कटेगा, वो आर का अवयव नहीं है, तो आर जो है सममित नहीं है, सममित नहीं है, सिंपल सी बात है। अब देखिए 1 2 देखना है, उसको 2 देखिए कहीं, तो 2 4 है, 1 2 मिला, फिर 2 4 मिला, तो देखिए 1 4 है तो है 1 4, एक तो मिल गया। फिर 1 3 है, तो फिर देखिए 3 6, 3 6 मिल गया, तो देखिए कहीं 1 6 है 1 6 भी है, यानी इसका भी मिल गया। फिर 1 4 देखिए, फिर कहीं है 4 नहीं है, यानी ये जो हमारा है ये संक्रामक भी है। क्या है? संक्रामक भी है। तो या तो पूरा लिख दीजिए या डायरेक्ट लिख दीजिए, जैसे 1 2 है तो फिर 2 का देखिए, तो 2 का इसमें यहां है 2 4, ठीक है, तो 2 4 है, तो 1 4 तो 1 4 है। इसको अगर देखें 2 6 तो 1 6 तो 1 6 भी है, सही है। फिर 1 3 देखें तो 3 3 से तो 3 6 तो 1 6 तो 1 6 भी है। 1 4 तो 4 से तो ही नहीं, इसमें 4 से ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है, ये वाला नहीं, सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, आपको भी बताया है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अगर ए भी आर का अवयव है और बी सी भी आर का अवयव है, तो इसमें हमको ए सी भी मिल रहा है, अतः आर जो है वो क्या है? संक्रामक है। किसी को दिक्कत है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, इसमें कंफ्यूजन होता है। इसमें हमको देखना ही है 1 1 से देखना ही नहीं है, क्योंकि सेम है, ए बी होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, तो इसमें हमको कुछ संक्रामक से लेना देना नहीं है। ए बी है तो बी पकड़िए 2, तो 2 यहां मिला यहां मिला, तो बी सी, तो सी और ए होना चाहिए, मिल गया। इससे देखेंगे तो ए बी सी, तो 1 6 मिल गया, सिंपल सी बात है। तो यानी कि जो है ये आर जो क्वेश्चन का आर था वह स्वतुल्य तथा संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है, सममित नहीं है, बस सिंपल सी बात, खत्म हो गया। थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन देख लिया जाए। तो फोर्थ का
पहला क्वेश्चन है r इजकल टू एक्स कामा वाई और x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि दो लोग हैं x और y और दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका मतलब रिलेशन है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अगर हम कुछ समुच्चय बना रहे हैं और इसमें हम कुछ अलग अलग व्यक्तियों के नाम लिख रहे हैं, इसमें कुछ अलग अलग व्यक्तियों के नाम लिख रहे हैं। जैसे मैं एक तौर पे कह रहा हूँ कि ये क्लास 9th के बच्चे हैं और ये भी क्लास 9th के बच्चे हैं क्योंकि सेम है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी डी हो गया, ये भी ए बी सी डी हो गया। अगर ये न्यूक्लियस एजुकेशन में पढ़ रहा है तो ये भी न्यूक्लियस एजुकेशन में पढ़ रहा है। ये रिलेशन बोल रहा है, यानी ए कामा ए आर का अवयव है। समझ रहे हैं? तो यक्स कामा यक्स एक ही स्थान पे कार्य कर रहा है, यानी उसके जैसा ही वाई है, उसके जैसा ही वाई है। यानी यक्स कामा यक्स जो है वो आर का अवयव है, यानी जहां यक्स कार्य करता है वहां भी यक्स कार्य करता है। सिंपल सी बात है। या ए कामा ए आर का अवयव है, अतः आर जो है वो क्या है? स्वतुल्य है। अब हम कह रहे हैं कि इसका एक एलिमेंट ले लिए ए और इसका एलिमेंट ले लिए बी। तो अगर ए कामा बी स्मॉल लेटर से लिखते हैं इसमें, अगर ए कामा बी आर का अवयव है मतलब ए और बी एक ही स्थान पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब जहां ए कार्य कर रहा है वहां भी ए कार्य कर रहा है। तो सेम तो है, दोनों एक ही जगह कार्य कर रहे हैं, यही नहीं बोल रहा है। ए और बी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। अगर हम यहां लिख दें बी कामा ए, इसका मतलब भी क्या हुआ? बी और ए एक ही स्थान पर कार्य करें। बात सिंपल है। मैं और एक और सर है, मान लीजिए मैं और एक बायोलॉजी वाले सर है, महुआडी में पढ़ाते हैं, ये रिलेशन हुआ। तो बायोलॉजी वाले सर और मैं भी तो महुआडी में पढ़ाते हैं, एक ही चीज हुआ। युवराज सर और बायोलॉजी वाले सर महुआडी में पढ़ाते हैं, चाहे बायोलॉजी वाले सर युवराज सर महुआडी में पढ़ाते हैं, बात एक ही हुआ। तो बी ए भी आर का अवयव है, अतः आर जो है वो क्या है? सममित है। अब हम कह रहे हैं ए और बी आर का अवयव है, मतलब ये ए और बी। तो इसका मतलब है कि ए और बी एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। अगर हम लिख रहे हैं बी, मान लीजिए ए और बी जो है महुआडी में कार्य करते हैं, महुआडी में, तो बी का सी, इसका मतलब बी सी भी महुआडी में कार्य कर रहे हैं। तो ए भी महुआडी में कार्य कर रहा है, सी भी महुआडी में कार्य कर रहा है, यानी दोनों आर के अवयव हैं, यानी ए का सी आर का अवयव है। यानी ए सी भी जो है कहाँ कार्य कर रहा है? महुआडी में, सेम है ही है। अरे हम और ये महुआडी में कार्य कर रहे हैं, फिर ये और ये महुआडी में कार्य कर रहे हैं, तो ये दोनों भी तो महुआडी में कार्य कर रहे हैं। ये क्या हो गया? संक्रामक है। तो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, अर्थात ये एक प्रकार का तुल्यता संबंध है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। दूसरा नहीं, सी देखिए, दूसरा एक ही जैसा है। आर इजकल टू यक्स कामा वाई, यक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। और दो क्वेश्चन और इस पे हैं, तो इसको भी देख लिया जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पहले बता रहे हैं। अब देखिए, यक्स कामा वाई, यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी हम कह रहे हैं ए कामा बी जो है, इसमें क्या ये कामा ए जो है एक्स का अवयव है और ये जो है वाई का अवयव है, यानी एक सेट ऐसा है, एक सेट ऐसा है। और इसमें मान लीजिए ए बी सी डी ई है, इसे इसमें भी ए बी सी डी ई। तो क्या ए और ए इस रिलेशन में है? इसका मतलब ए क्या आर का अवयव है? हम कह रहे हैं कि ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये दोनों सेम है, तो कैसे 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं होगा, दोनों एक ही जैसा ना होगा। जैसा ये है वैसा ये है,
तो ये इससे लंबा कैसे होगा 7 सेंटीमीटर? नहीं होगा। तो यानी ये इसका अवयव नहीं है। क्यों? क्योंकि ए से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, क्योंकि सेम है ना जी। अगर ये ए है तो ए भी ए ही होगा। अगर ये मान लीजिए 50 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 50 सेंटीमीटर होगा। तो लंबा कहां से हो गया? यानी ए आर का अवयव नहीं है। सिंपल सी बात है। यानी जो है आर स्वतुल्य नहीं है। अब हम कह रहे हैं ए कामा बी मान लीजिए आर का अवयव है, यानी एक दूसरा हम ले लिए बी। तो ए बी का अवयव यानी जो ए है एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। यानी जो ये है इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो थोड़ा इसको चेंज कर दिया जाए। ए को हमने 50 माना है तो बी को हम 43 मान लेंगे, क्योंकि इससे 50 लंबा है। यानी ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसका मतलब हुआ, इस कथन का मतलब। तो क्या बी कामा ए आर का अवयव है? नहीं, नहीं है। बी ए से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, वो तो छोटा हो गया ना। बी ए से 7 सेंटीमीटर छोटा हो गया। ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये जी कहा गया वो, ये मान लीजिए ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा एक कथन। तो हाई कैसे हो जाएगा लंबा? ये इससे लंबा होगा नहीं ना, बस। ए बी आर का अवयव है परंतु बी ए आर का अवयव नहीं है। अब देखिए तीसरा, मान लीजिए ए कामा बी आर का अवयव है, यानी ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। यानी एक ए है और एक बी है। तो बी 43 माने थे, ये कितना माने थे? 50। अब मान लीजिए बी और सी आर का अवयव है, तो फिर बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। यानी 43 है तो ये 37 है। 37 होगा कि 36 होगा? 36 सेंटीमीटर है, क्योंकि बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये +7 है और ये +7 है। दो चीज फॉलो हो गया। तो देखिए क्या ए सी का अवयव है? ए सी आर का अवयव है। यहां क्या लिखेंगे? ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। यहां लिखेंगे बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? अगर रिलेशन में है तो 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, लेकिन ये इससे कितना सेंटीमीटर हो गया? 14 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यानी ये इसका अवयव नहीं है, क्योंकि ए जो है सी से 14 सेंटीमीटर लंबा है। अतः आर संक्रामक नहीं है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और हम कराएंगे, लास्ट क्वेश्चन आज का। बाकी अगले दिन एक बार इसको रिपीट करके पूरे क्वेश्चंस को 60 बहुत तेजी से रिपीट करके आगे बढ़ा जाएगा, एक्सरसाइज जब लगाया जाएगा। आज थ्योरी केवल था, बताएं आपको। तो ये क्वेश्चन है, आर में एक्स का वाई इस प्रकार रिलेशन है कि एक्स वाई की पत्नी है, और एक और क्वेश्चन है एक्स वाई का पिता है। तो दोनों एक ही जैसा है। हम कह रहे हैं एक्स वाई की पत्नी है, तो क्या ए कामा ए जो है आर का अवयव होगा? नहीं, ए की पत्नी नहीं हो सकता। इसका मतलब कोई खुद का पत्नी तो हो सकता है, कोई खुद का पत्नी तो हो नहीं सकता है, इसलिए ये आर स्वतुल्य नहीं है। अब मान लीजिए ए कामा बी आर का अवयव है, यक्स वाई की पत्नी है, यक्स वाई की पत्नी है, यक्स जो है बी की पत्नी है। यानी ये है फीमेल और ये है, यानी ये है पत्नी और ये है पति। अब इसको उल्टा कीजिए, तो बी ए क्या आर का अवयव है? इसका था मतलब क्या हुआ रिलेशन? कि बी ए की पत्नी है, लेकिन बी ए का क्या है? पति है। तो ये भी आर का अवयव नहीं है। बी ए की पत्नी है, ये इसकी पत्नी है, ये इसकी पत्नी है, तो ये पति है।
ये क्या है, इसका पति है, तो पति है, पत्नी तो है नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, इससे ज्यादा अपडेट मत कीजिए, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। ये मान लीजिए अब की बार दूसरा, ये है ए और ये है बी। ए बी की पत्नी है, ये जो है बी की पत्नी है, यानी ये पुरुष है, ये मादा है, यह पत्नी है इसकी। तो अगर इसको हम चेंज करें तो पत्नी ही रहेगी, रिलेशन तो चेंज होगा नहीं, पत्नी ही रहेगी ना, ये इसकी क्या रहेगी, पत्नी ही रहेगी। लेकिन उल्टा कर दिया, ये इसका पति होगा, पत्नी नहीं होगा। तो अगर ए बी की पत्नी है तो बी ए की पत्नी नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, पति। अतः ये संक्रामक नहीं है। संक्रामक कह रहे हैं, आर जो है सममित भी नहीं है। अब देखते हैं संक्रामक। तो अगर ए बी का अवयव है तो देखते हैं क्या बी सी का हो सकता है। ए बी का मतलब बी क्या बताए हैं, पति है, और ए क्या है, पत्नी है। पत्नी सही लिखे ना, पत्नी जैसे ना, ठीक है, सही है सर, वाइफ। तो इससे क्या दिख रहा है, बी रिलेशन क्या था, एक्स वाई की पत्नी है, यानी ये इसकी पत्नी है। इससे क्या दिख रहा है, बी सी की पत्नी है। लेकिन देखिए इससे क्या दिख रहा था, आपको क्लियर मैं बता रहा हूं, इसको मिटका दे रहा हूं पहले, अब बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा। पहली बात, तीनों चीज दिखाना है। तो ए कामा ए जो है आर का अवयव नहीं है, क्योंकि कोई खुद का पत्नी नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई स्वयं का पत्नी नहीं हो सकता। अतः आर जो है स्वतुल्य नहीं है। अब देखते हैं, अगर ए बी आर का अवयव है, इसका मतलब ए वाई की पत्नी है, यानी ए बी की पत्नी है, यानी ये है पत्नी और ये है पति। तो बी एक प्रकार का क्या हुआ, नर, और ये क्या हुआ, मादा, मेल फीमेल। तो क्या बी ए का अवयव है आर का, नहीं, क्योंकि इसका कथन का मतलब अगर रिलेशन में हम लोग करेंगे तो ए वाई की ए बी की पत्नी है, लेकिन यहां से बी ए की पत्नी है, बी ए की पत्नी है, लेकिन बी ए का क्या है, पति है, बी ए का पति है, इसीलिए ये इसका अवयव नहीं है, इस रिलेशन में एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा है। तो आर जो है वो सममित भी नहीं है। अब देखिए लास्ट, इससे क्या दिखा, ए बी आर का अवयव है, यानी हम बताएं कि जो बी है वो क्या है, नर, और जो ये है क्या है, मादा। तो ये हो गया पति, ये हो गया पत्नी, इसमें ये हो गया ए, ये हो गया बी, सही है। ठीक है, एक्स वाई की। हाँ, अब हम कह रहे हैं बी कामा सी, तो बी क्या है, नर है, और सी इसका मतलब क्या होगा, इस कथन का मतलब क्या हो गया, बी सी की पत्नी है। तो बी को तो ये फीमेल बना रहा है ना, फीमेल, लेकिन बी है क्या, मेल, मेल का है, नर है, तो वो पत्नी कैसे होगा, वो पति होगा ना। तो ये ही नहीं है उसमें, बी का सी ही नहीं है, बी का सी सही ही नहीं है, अतः जो आर है वह संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, उस रिलेशन में बी का सी होगा ही नहीं, अतः आर संक्रामक भी नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बच्चों के साथ शेयर कीजिए, और कल हम लोग इसी का थ्योरी देखते हैं अगला। धन्यवाद।